गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अभी तक मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं। और 2 क्लास के अंदर हमने जो सीखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, कुछ बातें उसकी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एज यूजुअल मैं हमेशा हर क्लास में पहले रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग अगली क्लास की बात करेंगे। मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1872 को। और ये ऑल ओवर इंडिया में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर जोड़कर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपको ये बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ये कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक तो आपको चाहिए एग्रीमेंट और एक चाहिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब आप पहले एग्रीमेंट बनाओगे और वो एग्रीमेंट, मैंने याद करो बताया था, सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। मैंने आपको एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, क्योंकि इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि एक कंक्लूजन निकाला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोगों ने बात करी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया, मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा अलग अलग तरीकों से। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट को पहले क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, बनाकर चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट होता कैसे। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है 3 तरीकों से। मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे। या तो आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना लो, या तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है ओरल तरीकों से या राइटिंग तरीकों से। या तो बोलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लो या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट बना लो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना तो आप बोलते हो ना कुछ लिखते हो, लॉ अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लॉ के द्वारा, इंपोज्ड बाय लॉ, जिसको हम कहते हैं इंपोज्ड बाय लॉ, मतलब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि इन्फर्ड होते हैं कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से। मैंने आपको बताया विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन और फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन सेल। आपको ये 4 एग्जांपल मैंने टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के दिए थे। फिर मैंने आपको ये बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन समाप्त किया हमने, कंप्लीट किया। क्रिएट कर लिया, पता कैसे चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। इसीलिए मैंने दूसरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी में मैंने कहा मैं आपको 6 अलग अलग तरीके बताऊंगा, जिसके अंदर कुछ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कुछ में यूजलेस होंगे, मतलब वॉइड होंगे, कहीं इलीगल होंगे, कहीं वॉइडेबल होंगे। अभी मैं सिर्फ पहला पॉइंट स्टार्ट करवा रहा था और वो हम बीच में चल रहे हैं अभी। आई थिंक 7 पॉइंट मैंने उसके करवा दिए थे आपको। मैंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट का होना जरूरी है। अगर 10 के 10 पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप फुलफिल कर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया 10 पॉइंट्स टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट था प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। तो सर प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में भी होती है। तो मैंने कहा पॉइंट नंबर 2 लॉ ये कहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको ये बोला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
मैंने आपको बताया एवरी पर्सन इज केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़ के वाला, राजी वाला एक्सेप्ट नहीं, छोड़ के वाला, तीन लोगों को छोड़कर, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड और एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर मतलब छोटा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अनसाउंड माइंड मतलब वो बंदा जो पागल है, इंसेन है, ड्रंकन पर्सन, ड्रिंक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और मैंने एक और पॉइंट बताया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इसका मतलब वो बंदा जिनको कानून ने, भारत की सरकार ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से। एक एग्जांपल दिया था एलियन एनिमी का, यानी कि वॉर के बीच में जिस कंट्री से हमारा वॉर चल रहा है उन लोगों से अभी हम, जब तक वॉर डिक्लेयर नहीं हो जाती, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फिर मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया 10 के दम में, चौथा पॉइंट था कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर ए ने बी को कार दी है ना, बेची है, तो बी ए को पैसे देगा। मतलब दोनों ही पार्टी में कंसीडरेशन का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। पांचवा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। फ्री कंसेंट मतलब ए और बी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ए और बी दोनों की रजामंदी उस कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। कोई धमकी देके या कोई इमोशनल अत्याचार करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, यानी कि दोनों ही पार्टी की कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। कंसीडरेशन यानी कि जो चौथा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया उसमें एक लैटिन वर्ड था क्विड प्रो क्यो, और पांचवा पॉइंट फ्री कंसेंट का एक लैटिन वर्ड था कॉन्सेंसस एड इडम। क्लियर है? 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का पर्पस जो है वो लॉफुल होना चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दो चोर आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं चोरी करने का। क्या यहां पर पर्पस लॉफुल था? नहीं था। एक एग्जांपल अभी दे देता हूं। मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए की सुपारी दी सी की पिटाई करने के लिए। क्या यहां पर ए और बी का एग्रीमेंट, ए और बी के बीच का एग्रीमेंट जो है वो लॉफुल है, कानूनी रूप से अच्छा है? नहीं, कानूनी रूप से लॉफुल नहीं है। और सातवां पॉइंट मैंने आपको ये बताया था सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी बनाओगे वो कॉन्ट्रैक्ट निश्चित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कंफर्म निश्चित होनी चाहिए। मान लो एक सेलर ने बायर को ये बोला कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? बायर ने बोला खरीदूंगा। सेलर बोलता है, बायर पूछता है कितने रुपए में बेचोगे? सेलर कह रहा भाई जो मर्जी दे दियो, 10,000, 20,000, 25,000, जो तेरी इच्छा वो दे दियो। क्या यहां पर सर्टेन है, निश्चित है? बिल्कुल नहीं है। तो 7 पॉइंट हमने कर लिए हैं। और मैं आपको ये पढ़ा रहा था, हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, एक बार आपको मैं याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के तरीके। मैंने आपको बताया था, मैं आपको 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। 7 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर मैं आपको 8वां पॉइंट, आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि आप लोग ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना, ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना, ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको लॉ ने वॉइड करार दे रखा है। वॉइड मतलब यूजलेस करार दे रखा है। अब ये वॉइड वाला शब्द आपके लिए यहां पर आ गया है। वैसे पॉइंट नंबर 2 यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 पॉइंट करने के बाद मैं आपको वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक पे लेके जाऊंगा और वहां पर समझाऊंगा इस वॉइड का असली मतलब क्या होता है। यहां पर क्योंकि ये यहां पर टॉपिक आ गया तो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। वॉइड का मतलब क्या होता है? यूजलेस होता है। मतलब आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने क्या कर रखा है? यूजलेस डिक्लेयर कर रखा है। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको कानून बोलती है कि आप नहीं कर सकते हो, यूजलेस है मतलब वॉइड है। मैं अभी आपको उन सारे कानूनों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि यूनिट नंबर 3 के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, जिसके अंदर 13 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। 12 या 13 टॉपिक है जो कि कानून ने वॉइड यानी कि यूजलेस डिक्लेयर कर रखे हैं। उन्हीं टॉपिक से एक टॉपिक उठाकर यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बताता हूं कि मान लो वेजरिंग एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? वेजरिंग एग्रीमेंट।
ध्यान से सुनना, और आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। मेरे फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालना। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं और जो लेक्चर मैं स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन सारे लेक्चर्स के बहुत अच्छे तरीके से हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा अपनी किताब के साथ में, बुक के साथ में। आपको बुक भी मिलेगी और साथ में बहुत अच्छे विद एग्जांपल, एक एक टॉपिक के एग्जांपल पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना, ताकि फ्यूचर की जितनी भी क्लासेस मैं यूट्यूब पे डालता हूं आप लोगों तक पहुंच सके। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं वेजरिंग के बारे में। क्या है वेजरिंग? वेजरिंग का मतलब होता है बेटा ऐसा काम करना जिसमें मान लो सट्टा खेल ले लोग, ए और बी सट्टा खेल रहे हैं। सट्टा आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आईपीएल होते हैं, आईपीएल के क्रिकेट मैच होते हैं और इन क्रिकेट मैच के अंदर भी लोग सट्टा खेलते हैं। तो बी और ए के बीच में किसी सट्टे के टॉपिक पे कोई एग्रीमेंट हुआ। ऐसे एग्रीमेंट को आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। मतलब मान लो कि एक बंदा है सुनील नाम का, वो सट्टा खिलवाता है, इलीगल है, गलत है, सट्टा खेलना गलत है। किसी मिस्टर बी ने उसके पास जाकर सट्टा खेला और मिस्टर बी सुनील के 1 लाख रुपए सट्टे वाले नहीं दे रहा, वो पैसा हार गया, वो नहीं दे रहा। अब सुनील ये कह रहा है मैं कोर्ट में जाऊंगा और तेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा। क्या सुनील लीगल एक्शन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि सुनील और बी के बीच का जो एग्रीमेंट है ना, उसको वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट, सट्टा वगैरह इस तरीके से जो अनसर्टेन, अनिश्चित एग्रीमेंट होते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए मतलब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, ए ने बी को बोला कि अगर पाकिस्तान जीत जाएगी तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। यानी कि पाकिस्तान का जीतना और ना जीतना भविष्य पे टिका है, फ्यूचर पे टिका है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर अनिश्चित इवेंट। और यहां पर मेन सब्जेक्ट मैटर ए और बी के बीच में क्या है? सब्जेक्ट मैटर है कि अगर जीत गया पाकिस्तान तो फिर मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट बना रहे हैं आपस में। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनको कानून ने मना कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए, टोटल 8 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको 9वां टॉपिक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का 9वां पॉइंट आपको बता रहा हूं। 9th पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का ये कहता है, 9th पॉइंट इसको कहते हैं पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब कि दो पार्टी आपस में जो भी एग्रीमेंट बनाएगी वो एग्रीमेंट को परफॉर्म करवाना जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। अगर परफॉर्म करवाना पॉसिबल नहीं है तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे आता हूं। मान लो कोई पर्सन है एम नाम का और ये पर्सन जो है वो मैजिशियन है। क्या है? मैजिशियन। मैजिशियन मतलब होता है बेटे जादूगर। और इस मैजिशियन का एक बंदा है बी जो कि डेड मैन है, जिसकी डेड बॉडी रखी हुई है। और मैजिशियन क्या करता है, वो बी के भाई को, बीज ब्रदर को ये ऑफर देता है कि भाई मैं तेरे भाई को जिंदा कर दूंगा, बदले में तू मुझे क्या 11 लाख रुपए देगा। बी के भाई ने सोचा यार मेरा भाई है, मैं इसको जिंदा करवा देता हूं, ठीक है मैं तुझे 11 लाख रुपए दूंगा। यानी कि एम और बी के बीच का ये जो एग्रीमेंट बना है, जिसके अंदर ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन ये एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस जो है क्या पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। यहां पर एम और बी के बीच में जो एग्रीमेंट बना, ये एग्रीमेंट दोनों ही पार्टी में से
मैजिशियन जो है वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है। इसीलिए हमारा कानून मना करता है, भारत का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ मना करता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने एक्सप्रेसली बता रखा है कि पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं हो, तो वो कानून वैलिड नहीं माने जाएंगे। बात मेरी समझ में आई? क्लियर है? तो हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं टोटल 9 पॉइंट, और 9 पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं। और अब ये लास्ट 10वां पॉइंट है, जहां पर 10वां पॉइंट हम क्लियर करेंगे और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के सारे स्टेप्स 1 से 10 तक हमने अभी तक 9 कर लिए हैं, 10वां अभी हम करने वाले हैं। इस 10वें के लिए मेरे को आपको समझाना है थोड़ा सा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन बनता है कैसे। एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था 2 तरीकों से हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एक तो ओरल तरीका होता है और एक रिटन तरीका होता है। रिटन मतलब लिखकर, बता चुका हूं। कहने का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट अगर ओरल में भी बनाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। भारत की सरकार और भारत का कानून ये कहता है कि उन जगहों पर प्रॉपर राइटिंग, प्रॉपर साइन, प्रॉपर डेटेड, प्रॉपर स्टाम्प, इन सब की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब अगर किसी और कानून में, भारत के किसी और कानून में कोई और बात लिखी हुई है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उस कानून की उस बात का भी फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर कोई सेलर अपने लैंड को बेचना चाहता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि आप लैंड को बेचोगे ना, तो बेचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क करना पड़ेगा, राइटिंग में पूरे साइन होंगे, प्रॉपर रजिस्ट्री होगी रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाकर। यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने ये बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है, काफी महंगा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर आपको सब कुछ राइटिंग में, विटनेस होने जरूरी है, मतलब गवाहों के बीच में, और रजिस्ट्री करना जरूरी है। तो इन जगहों पर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का ओरल वाला पार्ट अप्लाई नहीं होगा। इस टॉपिक को हम बोलते हैं अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। 10वां टॉपिक ये कह रहा है अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई और लॉ, एनी अदर लॉ से समथिंग, वो कुछ और कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1882 में आया था, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर बेचते हो तो प्रॉपर राइटिंग में बेचना, प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाम्प होनी चाहिए, प्रॉपर डेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने ये बात बोली है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का ओरल वाला पार्ट आप नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं टॉपिक को अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। यानी कि किसी और लॉ की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी फुलफिल कर लेना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। समझ में आया यहां तक? तो हम लोग 2 CA पढ़ रहे हैं, एक बार इसको फटाक से रिवाइज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का मतलब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर चुकी है, जो कि हमने ए पॉइंट में पढ़ लिया, और क्रिएट करने के बाद पार्टी यहां पर ये चेक कर रही है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कहीं इलीगल तो नहीं है। एक दो पॉइंट और है वॉइडेबल वगैरह, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका हम नंबर 1 वैलिड पढ़ चुके हैं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट क्या था? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट क्या था? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज केपेबल एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चौथा पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। पांचवा पॉइंट क्या था? फ्री कंसेंट, यानी कि सेम माइंड सेम सेंस, कॉन्सेंसस एडिडम इसका लैटिन वर्ड था। छठा पॉइंट मैंने आपको बताया पर्पस लॉफुल होना चाहिए। सातवां पॉइंट मैंने आपको बताया सर्टेनिटी। आठवां पॉइंट मैंने आपको बताया एग्रीमेंट ऐसे मत बनाना जिनको कानून ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा है वॉइड, जिसमें मैंने आपको वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल दिया। नौवां पॉइंट मैंने आपको बताया पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। और 10वां पॉइंट ये बताया कि अगर कोई और लॉ की कुछ और डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको भी पूरा करना कॉन्ट्रैक्ट को बनाते वक्त। क्लियर है बेटे? तो यहां पर पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का खत्म होता है वैलिड। अब मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट करता हूं। दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 2। ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। तो बेटा ध्यान से सुनो, वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है? यूजलेस। ऐसे एग्रीमेंट जिनका कोई यूज नहीं है, मतलब उन एग्रीमेंट में आप लीगल एक्शन ले ही नहीं सकते। आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि देखो इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, क्योंकि आपने वो एग्रीमेंट वैलिड बनाया ही नहीं। वैलिड कैसे बनता है आपको पता है, 10 पॉइंट हमने पढ़ चुके। यूजलेस एग्रीमेंट, अब इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो, जिसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। क्या मतलब होता है इसका? वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। बात कुछ समझ में आ रही है? यानी कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से ये बोला कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। गर्लफ्रेंड ये कहती है कि ठीक है, जा आज तू चांद तारे तोड़ कर लेके आ, तेरे से फिर उसके बाद ही बात करेंगे हम। क्या लड़का चांद तारे तोड़ कर ला सकता है? ये तो कहावतें हैं। इसका मतलब ए और बीच, लड़का और लड़की के बीच का जो एग्रीमेंट हो गया ना, ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, मतलब यूजलेस एग्रीमेंट हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने संता बंता के बहुत सारे एग्जांपल सुने हुए हैं कि संता बाल्टी लेकर जा रहा है, बंता से कहता है आज मैं जा रहा हूं लस्सी बनाने। बंता कहता है कैसे बनाएगा लस्सी? संता कहता है समंदर के अंदर लस्सी बनाऊंगा। क्या पॉसिबल है? नहीं। मतलब आप ऐसे एग्रीमेंट बना रहे हो जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है। आपने एग्रीमेंट कर लिया माइनर के साथ। माइनर मतलब छोटा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है। और ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पहला पॉइंट ये कहता है एक वैलिड एग्रीमेंट को बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, योग्य होना जरूरी है, और एक वैलिड एग्रीमेंट माइनर बच्चा नहीं बना सकता। और अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट यहां पर वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है? अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। वॉइड एग्रीमेंट के रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। रूल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। रूल्स नहीं, इसको हम रूल्स नहीं बोलेंगे,
इसको बोलेंगे पॉइंट्स कवर्ड अंडर वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब वॉइड होंगे? तो बेटे सबसे पहला, अगर आप एग्रीमेंट करते हो विद माइनर, आपने एग्रीमेंट किससे कर लिया? माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा? यूजलेस एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारे भारत की सरकार और हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे से एग्रीमेंट करते हो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, आपका एग्रीमेंट वॉइड है, मतलब यूजलेस है, कोर्ट आपको न्याय नहीं दिलाएगा। आपकी गलती है कि आप बच्चे से एग्रीमेंट कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बेटा ध्यान से सुनना, इस माइनर के केस के लिए यानी कि वॉइड एग्रीमेंट का पहला पॉइंट आया था, इसके ऊपर एक केस स्टडी है। एक बहुत समय पहले की बात थी, एक आंटी हुआ करती थी, आंटी का नाम था मोहिरी बीवी। आंटी का नाम था मोहिरी बीवी, और एक बच्चा हुआ करता था, बच्चे का नाम था धर्मोदास घोष। धर्मोदास घोष, ये बच्चा माइनर था, माइनर था ये बच्चा। धर्मोदास घोष ने क्या किया, ये आंटी के पास गया, मोहिरी बीवी के पास गया, और आंटी के पास जाके धर्मोदास घोष ने बोला कि आंटी मुझे कुछ लोन की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए। मैं आपको ये अमाउंट अपनी तरफ से बता रहा हूं। आंटी मुझे लोन की जरूरत है 20,000 रुपए की, क्या आप मुझे लोन दे दोगे? और याद रखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये धर्मोदास घोष जो था ना, ये माइनर था। कौन था? माइनर, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो आंटी ने क्या करा, आंटी ने बोला कि लोन कुछ गिरवी रखो मेरे पास। तो इस माइनर ने क्या करा, आंटी के पास अपनी जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, और आंटी ने क्या करा, उस माइनर को 20,000 रुपए का लोन दे दिया। अब क्या हुआ भैया, ड्यू डेट आ गई, मान लो 2 महीने बाद की ड्यू डेट थी। अब ड्यू डेट आ गई, और ड्यू डेट में इस धर्मोदास घोष ने, जो कि माइनर है, आंटी को पैसे देने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से सीए का स्टूडेंट था, आई थिंक, इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस वक्त पढ़ लिया था। तो आंटी को उसने पैसे देने से मना कर दिया। आंटी को गुस्सा आ गया, आंटी कह रही है कोई बात नहीं है, अब मैं तेरी ये जो प्रॉपर्टी तूने मेरे पास गिरवी रखी ये मैं बेच दूंगी। आंटी पहुंची कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में पहुंची, और कोर्ट में आंटी ने ये सारी बात बताई कि ये माइनर, ये जो लड़का है धर्मोदास, ये मुझसे पैसे लेके गया है, इसने ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, ड्यू डेट आ चुकी है, पैसे देने से मना कर रहा है, क्या मैं ये प्रॉपर्टी बेच सकती हूँ? कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। कोर्ट का डिसीजन ये था कि आप मोहिरी बीवी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके पास गिरवी रखी हुई जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पे जो आपने एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट जो है वो यूजलेस एग्रीमेंट है, मतलब वॉइड एग्रीमेंट है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि यूजलेस एग्रीमेंट। और ऐसे एग्रीमेंट अगर आप बनाते हो तो वो एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम है वॉइड एग्रीमेंट, मतलब ऐसे कौन से एग्रीमेंट जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। उसका मैं आपको पहला पॉइंट बता चुका हूं कि अगर आप एग्रीमेंट करते हो किसी माइनर के साथ, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड हो जाता है। बात कुछ समझ में आ रही है? अगर आप किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट इसका बताता हूं। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है, लैक ऑफ कंसीडरेशन, क्या? लैक ऑफ, ये LACK है, लैक ऑफ कंसीडरेशन। अगर आप विदाउट कंसीडरेशन कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट यूजलेस एग्रीमेंट हो जाएगा।
मैंने आपको 10 पॉइंट्स टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक, मतलब अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अगर आप कंसीडरेशन नहीं बनाते हो, बिना कंसीडरेशन कोई एग्रीमेंट बनाते हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, तीसरा पॉइंट वॉइड एग्रीमेंट का। अगर ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। मैंने आपको वैलिड एग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 9 बताया था कि एक जादूगर ये बात बोलता है कि मैं इस बंदे में जान फूंक दूंगा अगर आप मुझे 11 लाख रुपए दो। क्या वो एग्रीमेंट वैलिड था? बिल्कुल नहीं, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट था, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, चौथा पॉइंट। अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बना रहे हो जहां पर आपका पर्पस जो है वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल पर्पस है, क्लियर है? या आप अनसर्टेन एग्रीमेंट बना रहे हो, तो ये सारे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने 10 पॉइंट पढ़े हैं ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उसमें से 2 या 3 को अगर आप अलग कर देते हो, बाकी सबको उल्टा कर देना, बाकी सबको इनवर्स कर देना, एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, हम लोग अभी भी वही पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी में हमने 2 बात सीख लिए, एक एग्रीमेंट वैलिड कैसे बनता है, उसके 10 पॉइंट है, कवर करो, वैलिड एग्रीमेंट बनाओ, ओके, बहुत अच्छे से एग्रीमेंट चलेगा आपका। दूसरी बात ये कहता है कि अगर आप वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनाते, कुछ चीजें मिस हो जाती है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब यूजलेस एग्रीमेंट। अब मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का तीसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे कि सर अभी अभी तो हमने यही पढ़ा है वॉइड एग्रीमेंट। बेटे, अभी जो हमने पढ़ा था उसके अंदर लिखा था वॉइड एग्रीमेंट, और इसके अंदर लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इन दोनों के बीच का फर्क पता होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच का फर्क होना पता बहुत जरूरी है। तो सर क्या फर्क होता है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? फर्क बहुत बड़ा फर्क है। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से यूजलेस होते हैं, यानी कि बनते ही, एक्सेप्टेंस मिलते ही वो चीज यूजलेस हो जाती है। अगर आप एग्रीमेंट करोगे माइनर के साथ, एग्रीमेंट बनाते ही यूजलेस। अगर आप विदाउट कंसीडरेशन कोई एग्रीमेंट करो, बनाते ही यूजलेस। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म करो, बनाते ही यूजलेस। इसका मतलब वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से यूजलेस होते हैं, इसीलिए मैंने वहां पर लिखवाया था वॉइड अब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यही बताया था। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वॉइड एग्रीमेंट के अंदर फर्क यह है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त, जब हम उन एग्रीमेंट को, उन कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं, बनाते वक्त वो वैलिड होते हैं, बनाते वक्त वो वैलिड होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस से पहले, यानी कि जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है, उस परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था। वॉइड एग्रीमेंट हमने पढ़ा, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से क्या होते हैं? यूजलेस होते हैं। मतलब
बनाते ही यूजलेस, वॉइड अब इनिशियो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाते हैं स्टार्टिंग में बनाते वक्त ये वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं इसका, ध्यान से सुनना। एग्जांपल आपको देना है कि मान लो यहां पर है एक बंदा है जो कि फार्मर है। मैं एग्जांपल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का दे रहा हूं, आप लोग एग्रीमेंट मत समझ जाना। यहां एक फार्मर है और एक बायर है। बायर फार्मर के पास गया और फार्मर ना ये पटैटो, पटैटो जानते हो, आलू, पटैटो की खेती करता है। बायर फार्मर के पास गया और फार्मर से बोला कि आपके खेतों में आप आलू कितने दिनों में उगा लोगे, कितने दिनों में आलू की खेती कर लोगे। तो फार्मर कहता है 3 महीने बाद, 3 महीने में मेरे सारे आलू खेतों में फसल मेरी तैयार हो जाएगी। तो बायर ये बोलता है कि क्या अपने खेतों के जितने भी आपके आलू आएंगे, क्या आप सारे आलू मुझे सेल करोगे? इज इट ऑफर? बिल्कुल ये ऑफर है। फार्मर ये बोलता है कि ठीक है, 3 महीने बाद जितने आलू मेरे खेतों में होंगे वो आलू सब मैं आपको दे दूंगा 5 रुपए किलो की दर से। रेट क्या तय हुआ? 5 रुपए किलो। यानी कि यहां पर एक ऑफर है और एक एक्सेप्टेंस है। ऑफर दिया बायर ने, एक्सेप्टेंस दी सेलर ने। कंसीडरेशन बायर को क्या मिल रहा है? पटैटो। सेलर को कंसीडरेशन यानी कि फार्मर को कंसीडरेशन क्या मिला? 5 रुपए पर केजी। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? तो जवाब है यस, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। क्योंकि इस एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाया है, 10 के 10 पॉइंट एग्रीमेंट के पूरे कर दिए। प्रॉपर ऑफर दिया, उसकी एक्सेप्टेंस ली, दोनों ही पार्टी की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है क्योंकि ये बिजनेस एग्रीमेंट है। दोनों ही मान लो केपेबल है, माइनर कोई नहीं है, पागल कोई नहीं है, डिस्क्वालीफाइड कोई नहीं है। कंसीडरेशन दोनों में है, फ्री कंसेंट दोनों की है, बिना लड़ाई झगड़े के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। लॉफुल पर्पस दोनों का है, आलू बेचना लॉफुल है। सर्टेन भी है, जितने खेतों में आलू आएंगे तोल लेंगे, पता लग जाएगा, 5 रुपए किलो। पॉसिबल टू परफॉर्म भी है, आलू की खेती करना बिल्कुल पॉसिबल है। और कोई अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ अगर है तो उन्होंने मान लो फुलफिल कर दिया। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्लियर है? अब क्या होता है, ड्यू डेट आ जाती है और ड्यू डेट में, ड्यू डेट से एक दिन पहले, ड्यू डेट से एक दिन पहले मतलब जिस दिन डिलीवरी देनी है उससे एक दिन पहले बहुत बरसात होती है। इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि जितने आलू थे वो सारे पानी में बह गए। क्या इस पर फार्मर का कोई कंट्रोल है? नहीं। क्या इस पर बायर का कोई कंट्रोल है? नहीं। इसका मतलब अब ड्यू डेट पर फार्मर बायर को पोटैटो की डिलीवरी नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या बायर फार्मर पे कोई लीगल एक्शन ले सकता है? तो जवाब है नहीं। एक तो वो बेचारा पहले परेशान हो गया, नेचुरल इवेंट हो गया, इसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कोई हैवी रेनफॉल, कोई नेचुरल इवेंट हो जाता, भूकंप, सुनामी, इसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि फार्मर और बायर के बीच का जो पहले एग्रीमेंट बना था वो वैलिड था, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले ये एग्रीमेंट वैलिड ना रहकर अब यूजलेस हो गया, जिसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बनाते वक्त वैलिड है, मैंने दिखाया ना अभी एग्जांपल में फार्मर और बायर, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो गया कि परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। ऐसे में वो एग्रीमेंट की वैलिडनेस खत्म हो गई। अब इसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो सुनना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस मतलब क्या होता है? जिसपे सील लग गई, सीज हो गया, जो उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई, यानी कि पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ था,
और अब उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात कुछ समझ में आ रही है? आपको ये वाली बात मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो बनाते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ थे, मतलब वैलिड थे। और परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो गया कि परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसकी एनफोर्सेबिलिटी क्या हो गई? एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई। एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई। तो यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऐसे लिखते हैं, इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law, ceases to be enforceable by law is called void contract। मतलब बनाते वक्त वैलिड, परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसा काम हो गया कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये यूजलेस हो चुका है। क्लियर है? समझ में आई बात? यार आप खुद ही सोचो, कैसे कोर्ट में जाओगे? एक तो उस बेचारे फार्मर का सब कुछ चला गया, ऊपर से आप कोर्ट में जा रहे हो केस करने की, भाई मेरे को नुकसान हो गया एज ए बायर। कुछ इंसानियत नाम की चीज होती है आदमियों में, नहीं होती? अरे बात समझ? तो ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए जो टॉपिक, वो 3 पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के। मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ा लिया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इसके 10 पॉइंट है, 10 के 10 क्लियर। फिर मैंने आपको बताया वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसे एग्रीमेंट जो शुरू से वॉइड होते हैं, मतलब यूजलेस होते हैं, ये भी क्लियर। फिर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का तीसरा पॉइंट पढ़ा चुका हूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते वक्त वैलिड लेकिन परफॉर्मेंस से पहले उसकी एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाती है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूं, 2 पॉइंट और है इसके, चौथा और पांचवा। 3 पॉइंट है वैसे एक्चुअली में, कभी कभी मैं 5 को पढ़ा देता हूं, कभी 6, छठा वैसे मैं अलग से पढ़ाता हूं, लेकिन इस बार इन्हीं के साथ पढ़ा दूंगा। उसको हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अलग से भी पढ़ सकते हो और यहां भी पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टॉपिक एनफोर्सेबिलिटी का ही है वो। तो चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से सुनना, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है इल्लीगल। आप लोग नॉर्मल लाइफ में किसी के मुंह से अगर सुनते होगे इल्लीगल काम है, तो आपको सीधा सपने में आता होगा ये पुलिस की बात हो रही है, यहां पर कोर्ट की बात हो रही है, यहां पर जेल की बात हो रही है। इल्लीगल का मतलब होता है, इल्लीगल शब्द का मतलब होता है पनिशेबल। क्या होता है? पनिशेबल बाय लॉ। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसे एग्रीमेंट बनाओ जो सिर्फ यूजलेस एग्रीमेंट है, यूजलेस मतलब सिर्फ यूजलेस है, उसके अंदर पनिशमेंट नहीं है। अब बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, तो इसमें पनिशमेंट क्या है भाई? ला नहीं सकता, है एग्रीमेंट वॉइड, लेकिन यूजलेस है सिर्फ। क्या इसमें कोई पनिशमेंट मिलेगी? पुलिस आगे पकड़ के ले जाएगी, ला भाई चांद तारे कहां, नहीं ला पाया, चल जेल। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इलीगल के अंदर ऐसा हो सकता है। आप ऐसे एग्रीमेंट बना रहे हो जहां पर आप इलीगल काम कर रहे हो, जिसके लिए कानून ने सजा भी तय कर रखी है। इलीगल जो होता है ना, वो बेटे वॉइड भी होता है और साथ में पनिशेबल भी होता है। इलीगल वॉइड तो होता ही है, वॉइड यानी कि यूजलेस तो है ही इलीगल, लेकिन साथ में ये पनिशेबल भी है। वॉइड प्लस पनिशेबल, क्लियर है? यानी कि यहां पर मैं मान लो आपको एग्जांपल देता हूं, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए फॉर मर्डर ऑफ सी के मर्डर के लिए। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए सी के मर्डर के लिए।
ये एग्रीमेंट क्या वॉइड है या इलीगल? तो आंसर है ये एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है। लेकिन मान लो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए ये कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, ये वाला एग्रीमेंट क्या इलीगल एग्रीमेंट है? नहीं, दिस इज जस्ट वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट मींस वॉइड प्लस पनिशेबल, और वॉइड मतलब सिर्फ वॉइड जो कि पनिशेबल नहीं है। तो बेटा एक कंक्लूजन निकला है हमारा। कंक्लूजन क्या निकला? इस इलीगल को पढ़कर हमें एक कंक्लूजन समझ में आया। इलीगल का मतलब होता है वॉइड प्लस पनिशेबल, वॉइड प्लस पनिशेबल। इसका मतलब मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, ऑल illegal are void but all void are not illegal, sorry, all void are not illegal। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जब हमने एग्रीमेंट के टाइप्स पढ़े थे तो मैंने आपको ये बताया था ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं ऑल इलीगल आर वॉइड? हर इलीगल वॉइड है लेकिन सारे वॉइड इलीगल नहीं है। क्लियर है? तो इलीगल का मतलब सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं पनिशेबल। बात समझ में आ रही है? आपको सारी बात समझ में आई? तो यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जिसके हम 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब ये 5वां पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये यूनिट नंबर 3 में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां पर मैं सिर्फ आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहीं पर समझा दूं इस टॉपिक को। डिटेल हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का 5वां पॉइंट है जो कि ये कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड पता लग गया, वैलिड पता लग गया, इलीगल पता लग गया। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क भी पता लग गया। अब ये लास्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है, मान लो यहां पर है SR के, नाम सुना है आपने, शाहरुख खान, और यहां पर ये शाहरुख खान का घर है, सबको पता है, मन्नत। मुंबई आप लोग गए होंगे तो जरूर शाहरुख के घर की तरफ गए होंगे, और ये घर है सलमान खान का। घर नहीं, सॉरी, ये पर्सन यहां पर सलमान खान है। मन्नत की कीमत है फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, और सलमान खान को शाहरुख का मन्नत जो है बड़ा पसंद है। सलमान खान ये सोचता है कि कैसे इस घर को हथियाया जाए। तो सलमान खान क्या करता है, शाहरुख खान को धमकी देता है, कनपटी पे पिस्टल रखी और धमकी दी कि अपना ये जो घर है जिसकी कीमत तो 100 करोड़ रुपए है, ये तू मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में सेल कर। अब पिस्टल शाहरुख की कनपटी पे है, अब वो बेचारा थर थर कांप रहा है, और उस समय 100 करोड़ का घर उसने बोला 100 रुपए में सेल कर, पेपर पे साइन करवा रहा है। सलमान खान ये सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो दे रहा हूं, क्योंकि लॉ ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन कितना कंसीडरेशन होना चाहिए इसके बारे में लॉ कुछ नहीं कहता। लॉ ये कहता है कंसीडरेशन पूरा ले लो या थोड़ा सा ले लो, लेकिन लेना जरूर। तो इसीलिए यहां पर ये 100 रुपए का कंसीडरेशन दे रहा है ताकि कानूनी रूप से ये बच सके। अब शाहरुख भाई ने क्या करा, मजबूरी में अपना वो घर उस समय सलमान खान को बेच दिया मात्र 100 रुपए में, लेकिन पिस्तौल की नोक पर बेचा था। तो ऐसी सिचुएशन में जब शाहरुख वहां से निकलेगा तो क्या शाहरुख कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि ये जो घर बिका है ये धमकी के आधार पर बिका है? इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना पार्टी है 2, एक सलमान खान, एक तो है शरीफ पार्टी।
शरीफ कौन है इन दोनों में? शाहरुख खान। तो बेटा शरीफ पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी। जिसने धमकी दी उसको बोलते हैं हम डिफेंडेंट पार्टी। कौन सी पार्टी? डिफेंडेंट पार्टी। और ये जो धमकी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, इन दोनों के बीच में जो बना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उस समय तो मजबूरी में ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ये जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, इस एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कैंसिलेबल मतलब ये जो मजबूरी में उसने पेपर साइन किए थे, अपना मकान सलमान खान के नाम कर दिया, कोर्ट में जाकर एग्रीव्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है और सलमान खान के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यानी कि इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पांचवा एलिमेंट मिस है। मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 एलिमेंट बताए थे, याद है? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन और पांचवा था फ्री कंसेंट। क्या यहां पर शाहरुख खान की कंसेंट फ्री थी मकान बेचने के लिए? आंसर है नो। जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक एग्रीव्ड पार्टी और एक डिफेंडेंट पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिलेबल होता है और डिफेंडेंट पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल नहीं होता। डिपेंडेंट पार्टी बाद में कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की जजमेंट से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है मजबूरी में। समझ में आई मेरी बात? मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट के अंदर बताया था कि वैलिड वाले 2-3 पॉइंट को उल्टा कर दो, सब कुछ वॉइड है। तो 2-3 पॉइंट मैंने छुड़वाए थे ना, उसमें से एक पॉइंट फ्री कंसेंट छुड़वाया था, जो कि वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता, वो कि वॉइडेबल होता है। क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब हमने सीख लिया है दो बातें। एक बात हमने सीखी है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएट कैसे करेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट से। क्रिएट करने के बाद हमने दूसरी बात ये सीखी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, मतलब जो क्रिएट किया उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। लीगल एक्शन ले सकते हैं नहीं के लिए मैंने आपको अभी तक 5 पॉइंट बताए। एक तो या तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो, वैलिड को बनाने के लिए 10 पॉइंट। दूसरा मैंने कहा अगर वॉइड एग्रीमेंट होगा तो वो यूजलेस होगा, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वॉइड ऑफ इनिशियो, जिसमें आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बनाते वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह जाते। फिर मैंने आपको ये बताया इल्लीगल वॉइड तो होते हैं, साथ में पनिशेबल भी होते हैं। ऑल इलीगल्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। फिर मैंने कहा वॉइडेबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है क्योंकि वो कैंसिलेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ शरीफ पार्टी, जिसको हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, जो कि सही होता है, गलत नहीं होता। और किसके अगेंस्ट में कैंसिलेबल होते हैं? डिफेंडेंट पार्टी के। डिफेंडेंट के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे अगर धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिसके अंदर कंसेंट पार्टी की फ्री नहीं है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो भी कर लो, इसके बाद लेक्चर आपका समाप्त होगा। लास्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं ऐसे। 6th पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं
क्या है, जिसको हम बोलते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि हर मामले में गुड होते हैं। गुड मतलब ठीक, साफ। एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि हर मामले में गुड है। एक कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सब्सटेंस। बस कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है और उस टेक्निकल इशू या टेक्निकल रीजन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी कि टेक्निकल इशू की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एनफोर्सेबल नहीं रहता। जैसे कि मान लो आप लोग कभी कभी जाते होगे बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाने। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे बैंक अकाउंट वगैरह जो है वो डिजिटल नहीं थे, या कोई सरकारी काम हम करवाने जाते थे तो हमारे साथ बहुत बार होता था कि फॉर्म भरते भरते हमने गलत साइन कर दिए। इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, डेट गलत लिख दी, या लिखना कुछ और है और लिख कुछ और आ गए। इसका मतलब एक पार्टी की पूरी इंटेंशन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता, वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब मैंने आपको यह बताया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड, सब कुछ सही रहता है, गुड इन सबस्टांस, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, कोई टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपरली इन राइटिंग, not properly registered, not stamped, स्टाम्प नहीं है, not dated, या कुछ और छोटी छोटी कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए जिसकी वजह से एनफोर्सेबिलिटी इस कॉन्ट्रैक्ट की खत्म हो गई है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों ही पार्टी की इंटेंशन बिल्कुल साफ सुथरी होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी जो है क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात को समझ में आ रही है? तो बेटे हम लोगों का ये एनफोर्सेबल का पार्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का पार्ट आज पूरा का पूरा समाप्त होता है, मतलब कंप्लीट होता है। अब हम अगली बात पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा अभी चल रहा है। अगली क्लास में मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, और कुछ और मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट भी है वो करवाऊंगा, और टॉपिक आपका नया स्टार्ट करवाऊंगा उसके बाद ऑफर का। ये जो एग्रीमेंट को बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर। अभी ये यूनिट थोड़ा बड़ा है, अब इसी यूनिट में अभी कम से कम 2 से 2.5 क्लास और लगने वाली है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वाली क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है, कोई और डाउट होता है, तो मेरा नंबर मैंने लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं आपको रिपीट भी कर देता हूं, 9582459399। आप मुझे व्हाट्सएप करो, अगर नोट्स चाहिए या कोई डाउट होता है तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, कोशिश करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ताकि बेल आइकन दबाना, ताकि आपको अगली वीडियोस भी समय पर मिलती रहे और आप इसका फायदा उठा सको। ओके।